हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। तो चलिए देखते हैं क्या है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी, जिसे ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान संरचनावाद सिद्धांत। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी है, ये जेन पियाजे की और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumptions ऑफ जेन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की। उनकी अजम्पशंस पे ये थियरी बेस्ड है, यानी ये उनकी दी हुई थियरी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो धारणाएं दी थी उन धारणाओं पर बेस्ड ये थियरी है। बट ब्रूनर हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन डेवलपिंग द एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। लेकिन देखो, बेस्ड तो है किन की अजम्पशंस पे? जेन पियाजे और वाइगोत्स्की। लेकिन ब्रूनर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब योगदान दिया है। किस चीज में? इन डेवलपिंग द एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, जो संरचनावादी कक्षा है, क्लासरूम है, उसकी एप्लीकेशन में, उसको लागू करवाने में ब्रूनर का बहुत बड़ा योगदान है। पियाजे's वर्क एंड हिज व्यू पॉइंट रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन is known as cognitive constructivism। तो जो पियाजे का व्यू पॉइंट है किसके रिगार्डिंग? लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, उसे क्या नाम से जाना जाता है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ड्यू टू हिज एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो कॉग्निटिव फैक्टर्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनकी एडेप्टेशन के ऊपर, कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन द एडेप्टेशन ऑफ ब्रेन इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में ब्रेन के एडेप्टेशन पे जो ये एम्फेसिस है कॉग्निटिव फैक्टर्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, उसकी वजह से। While the thoughts of Vygotsky and Brunner indicate the higher importance of social environment and the culture of the individual in which the child develops, and their approach is thus named as social constructivism। social constructivism क्यों है? उनकी अप्रोच को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्यों नाम दिया गया? किस दो चीजों की वजह से। एक तो उन्होंने सोशल एनवायरनमेंट, और एक जिस कल्चर में वो लर्नर रहता है उस कल्चर के ऊपर, इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। दिस थियरी होल्ड्स दैट learning always builds up knowledge that a student is already having. This prior knowledge is called schemata। ध्यान रखिएगा, जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थियरी है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्या ये मानती है? इसका मत ये है कि बच्चे के अंदर जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट जो नॉलेज है उसी के ऊपर मतलब ये बेस्ड है, और वही बच्चा आगे सीखता है। और ये जो प्रायर नॉलेज है इसे स्कीमाटा कहते हैं। बिकॉज ऑल लर्निंग इज फिल्टर्ड थ्रू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाटा, कंस्ट्रक्टिविस्ट्स सजेस्ट दैट लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन अ स्टूडेंट इज एक्टिवली एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस रादर देन अटेम्प्टिंग टू रिसीव नॉलेज पैसिवली। क्योंकि उनका ये मानना था कि सारी की सारी नॉलेज फिल्टर होती है किसके माध्यम से? प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाटा। जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके माध्यम से पूरी नॉलेज जो है वो फिल्टर होके चलती है। तो इनका ये मानना था कि अगर बच्चा एक्टिवली एंगेज रहेगा लर्निंग के अंदर तो वो सीख पाएगा, बजाय पैसिव रह के रिसीव करने के। मतलब टीचर पढ़ाता रहे, बच्चा सुनता रहे, तो वो बच्चा जो है वहां पैसिवली बैठा है, तो उसमें जो है ना वो ज्यादा नहीं सीख पाएगा। दिस थियरी assumes that all knowledge is constructed from a base of prior knowledge. Children are not a blank slate, and knowledge cannot be imparted without the child making sense of it according to his or her current conceptions। ये जो है वही बात आ गई जो पहले स्कीमाटा वाली थी, कि वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं है, मतलब कोरी एक स्लेट की तरह नहीं है, और नॉलेज जो है वो इम्पार्ट नहीं की जा सकती, दी नहीं जा सकती, जब तक कि बच्चा जो उसकी करंट कॉन्सेप्शंस हैं, जो बच्चे को पहले से ऑलरेडी मतलब उसको पता है, उसके माइंड में जो चीजें सेट हैं, जब तक के वो उस
नॉलेज की कोई सेंस उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ना निकाल ले, तब तक नॉलेज जो है वो इम्पार्ट नहीं की जा सकती। देयरफॉर चिल्ड्रन लर्न बेस्ट when they are allowed to construct a personal understanding based on experiencing things and reflecting on those experiences। इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कब सीखते हैं? सबसे ज्यादा अच्छी तरह से वो तब सीखते हैं जब उन्हें चीजों का अनुभव करने और उन अनुभवों पर प्रतिबंधित करने के आधार पर व्यक्तिगत समझ को, खुद की, उनकी अपनी समझ को डेवलप करने के उन्हें अवसर दिए जाएं, तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, एक चीज मैं बीच में, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप लोगों को बताना चाहता था। देखिए, जो जो जुड़े हैं, जिनके पास वीडियोस जा रहे हैं और जो ग्रुप में शामिल नहीं हैं, प्लीज वो एक बार मुझे व्हाट्सएप करके अपना एक बार दोबारा से बता दें। जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आज शामिल कर दूंगा। वो नंबर्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं और वो बात माइंड से स्लिप हो गई है, तो प्लीज एक बार जरूर मुझे रिमाइंड करवा दें वो चीज। चलिए नेक्स्ट। ब्रूनर strongly propagated the message of discovery learning and in the attempt coined a very famous phrase that is learning to learn। ये फ्रेज ध्यान रखिएगा, किसने दिया? ब्रूनर ने। learning to learn। तो उन्होंने किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया? उन्होंने जोर दिया डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर, बहुत ज्यादा जोर दिया। और इसी कोशिश के अंदर उन्होंने एक फ्रेज जो है वो दे दिया। कौन सा फ्रेज? लर्निंग टू लर्न। ही ऑल्सो होल्ड्स दैट एवरी लर्नर शुड लर्न हाउ टू लर्न। उन्होंने ये भी माना कि हर लर्नर को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसे ये सीखना चाहिए कि मतलब लर्निंग की कैसे जाती है। ही सजेस्टेड ए मॉडल ऑफ concept attainment and structures। He suggested a model of concept attainment and structures in teaching। उन्होंने किस चीज को सजेस्ट किया? कि जो अवधारणा प्राप्ति है और संरचनाएं हैं, उन चीजों का एक मॉडल जो है उन्होंने सुझाया। He proposed that economy in thinking and responding requires that we categorize phenomenon according to their common attributes। His main ideas on how teaching and learning can take place more effectively are presented through his book। और बुक का नाम क्या है? Process of Education। 1960 में ये पब्लिश हुई थी। For Brunner, learning involves three almost simultaneous processes, namely acquisition of new information, transformation of knowledge that one already has, and checking the pertinence and adequacy of knowledge, and checking the persistence and adequacy of knowledge। तो ये क्या कहता है इसके अंदर कि जो, हाँ, ही प्रपोज्ड, उन्होंने सुझाव दिया, मतलब जो ब्रूनर है उसने ये बात प्रस्तावित की कि जो सोच और प्रतिक्रिया है उसमें इकोनॉमिक की बहुत मतलब आवश्यकता है कि हम उनके सामान्य गुणों के अनुसार घटना को वर्गीकृत करें। सामान्य गुणों के अनुसार घटना को वर्गीकृत कर दें, कैटेगराइज कर दें कि भाई ये चीज है, ये चीज है। उनके जो मेन आइडियाज थे मतलब टीचिंग और लर्निंग को लेकर, टीचिंग और लर्निंग को और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सकता है, इस बारे में उनके मुख्य विचार किसमें पब्लिश हुए? उनकी एक बुक में पब्लिश हुए जो 1960 में पब्लिश हुई थी, और बुक का नाम था प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब ब्रूनर के अनुसार जो लर्निंग है उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और जो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, मतलब साथ साथ चलने वाले प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है एक्विजिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। एक्विजिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी को ग्रहण करना। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज दैट वन ऑलरेडी हैज। जो नॉलेज पहले से बंदे के अंदर है, लर्नर के अंदर है, उस नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी है चेकिंग द परसिस्टेंस
persistence नहीं, checking the pertinence and adequacy of knowledge. Pertinence, I'm extremely sorry, ये वर्ड बार बार बोलने में प्रॉब्लम हो रही है. पर्टिनेंस होती है प्रासंगिकता, मतलब वो उस चीज से, उस टॉपिक से प्रासंगिक है भी कि नहीं. तो प्रासंगिकता और उसकी पर्याप्तता, एडिक्वेट है, मतलब वो नॉलेज जो है पर्याप्त है उस चीज के लिए या नहीं, कम है, ज्यादा है, क्या है. तो एडिक्वेसी और पर्टिनेंस, ये चीजें भी चेक करने की जरूरत है. डिस्कवरी लर्निंग, तो ये डिस्कवरी लर्निंग जो ब्रूनर ने, जिसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया, वो देख लेते हैं एक बार. डिस्कवरी लर्निंग में ब्रूनर ने मतलब कहा क्या है. The concept of discovery learning implies that a learner constructs his or her own knowledge for themselves by discovering as opposed to being told about something. Discovery learning किस बात को मतलब इम्प्लाई करती है कि लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी खुद की नॉलेज, ठीक है, अपने लिए, मतलब अपने आप के लिए अपनी नॉलेज खुद ही वो बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है. बाय डिस्कवरिंग, खोज करके. ये लर्नर जो है मतलब अपनी नॉलेज को कैसे बनाता है, खोज करके. एज ओपोज्ड टू बीइंग टोल्ड अबाउट समथिंग, किस चीज के विपरीत, कि उसे कोई चीज बताई जाए तब वो लर्निंग करे. उसके विपरीत कोई भी लर्नर अपनी जो लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करता है वो करता है अपनी खुद की नॉलेज के बेस पे. ब्रूनर 1966 states that a theory of instruction should address 4 major aspects. जो theory of instruction है, मतलब instructions किस तरह से दी जाए, instructions का जो सिद्धांत है, उसमें 4 मेजर एस्पेक्ट उन्होंने बताए. और वो एस्पेक्ट क्या क्या है. पहला है प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग. प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग, सीखने की दिशा में पूर्व प्रवणता, मतलब भाई पहले से उसको कितना पता है, कितना नहीं, कितना वो मतलब दक्ष है उस चीज में, मतलब कितना वो है. द वेज इन विच ए बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट इट कैन बी मोस्ट रेडिली ग्रास्प्ड बाय द लर्नर. एक ऐसा तरीका जिस तरीके से जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी जो लर्निंग करनी है जिस चीज की, वो चीज इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दी जाए ताकि उसे बहुत इजीली ग्रास्प किया जा सके स्टूडेंट के द्वारा या लर्नर के द्वारा. द मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस इन विच टू प्रेजेंट मटेरियल. सीक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए जिसमें मटेरियल को प्रेजेंट किया जाए, यानी किस चीज के बाद कौन सी चीज को प्रेजेंट करना है, ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स. फिर उन्होंने नेचर और पेसिंग, मतलब किस टाइप की हो और किस पेस में हो, मतलब क्या उसकी गति हो, किन किन चीजों की, रिवार्ड्स की और पनिशमेंट की, उसके ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है. गुड मेथड्स फॉर स्ट्रक्चरिंग नॉलेज शुड रिजल्ट इन सिंप्लीफाइंग, जनरेटिंग न्यू propositions in and increasing the manipulation of information. जो गुड मेथड्स हैं नॉलेज के स्ट्रक्चर करने के लिए, ज्ञान को एक संरचना देने के लिए, उसमें जो गुड मेथड्स हैं, अच्छे जो तरीके हैं, उनको चाहिए कि इसे सरल बना दे, सिंप्लीफाई कर दे. दूसरा, इसमें जनरेटिंग न्यू प्रोपोजिशंस, नए नए प्रस्ताव इसमें वो उत्पन्न करें, जनरेट करें. तीसरा है इंक्रीजिंग द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो जानकारी की जो मैनिपुलेशन है, जो उसका हेरफेर है, जो उसको मतलब मैनिपुलेट करना है कि किस तरह से, किस ढंग से ये इजी हो जाएगी, वो चीज भी बढ़ाई जानी चाहिए, इंक्रीज की जानी चाहिए. अकॉर्डिंग टू ब्रूनर के अनुसार द टीचर शुड फैसिलिटेट द learning process by developing lessons that provide the learner with information they need. मतलब ब्रूनर के अकॉर्डिंग टीचर को फैसिलिटेट कर देना चाहिए, आसान कर देना चाहिए लर्निंग प्रोसेस को,
और वो लर्निंग प्रोसेस आसान कैसे होगा कि वो उन लेसन्स को डेवलप करे जो लर्नर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो उन्हें चाहिए। यानी लर्नर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड करवाने वाले लेसन्स को वो थोड़ा डेवलप करे, उनके ऊपर काम करे, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर देम। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को उनके लिए ऑर्गेनाइज ना करे, लेकिन उन लेसन्स को थोड़ा सा ना मतलब डेवलप करे ताकि वो अच्छे से सीख सके। दिस आइडिया ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये जो डिस्कवरी लर्निंग का आइडिया है इसको कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है, विच एम्फेसिस द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो किस चीज के ऊपर एम्फेसिस करता है? एक्टिव रोल ऑफ लर्नर, यानी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में और इंफॉर्मेशन से कोई सेंस निकालने में। मतलब भाई क्या सेंस निकलती है इस चीज की, उस चीज में किसका रोल होता है? वो लर्नर का रोल होता है, और वो बड़ा ही एक्टिव रोल होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रूनर्स इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। जो ब्रूनर का इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कंसर्न्ड विद द experiences and contexts that make the student willing and able to learn, जिसमें रेडीनेस आप इसे कह सकते हो कि जो निर्देश उन अनुभवों और संदर्भों से संबंधित होने चाहिए जो विद्यार्थी में सीखने की इच्छा पैदा करें और उसे सीखने के लायक भी बनाए, मतलब इस योग्य बना दें कि वो सीख सके। दैट मीन्स उसको रेडी कर सके। दूसरा, instructions must be structured so that it can be easily grasped by the student. Spiral organization. जो instructions हैं वो structured होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो इजीली चीजों को ग्रास्प कर सके, ग्रहण कर सके, ले सके। इसमें स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो ये वाली होती है ना, ये स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होनी चाहिए। तीसरी कहता है इंस्ट्रक्शन शुड बी डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन। मतलब जो बच्चे खोज करना चाहते हैं, बच्चों की जो खोज है उसको फैसिलिटेट करने में, खोज को आसान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को डिजाइन किया जाना चाहिए। एंड टू फिल इन द गैप्स, और गैप्स को भरने के लिए जो है उसे डिजाइन किया जाना चाहिए। गोइंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन, यानी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे भी परे जाना। यानी कोई जैसे कोई चीज वो उसमें बुक में आप देखोगे आगे वो उसका दे भी रखा है, एक क्या है वो पांडा की पिक्चर दे रखी है, तो पहले तो उसके पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग, एक पार्ट यहाँ दे दिया, एक पार्ट यहाँ, एक यहाँ, तो इस तरह से अलग अलग जो पार्ट दे रखे हैं। फिर हमारा माइंड क्या कहता है, ब्रूनर के उन गैप्स को भर लेता है अपने आप और उस पिक्चर को एक मतलब जोड़ जाड़ के पिक्चर बना देता है। तो वो कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसी तरह से होनी चाहिए ताकि वो बच्चों की एक्सप्लोरेशन को, खोजबीन को आसान कर दे और उन्हें गैप्स भरना सिखाए, ताकि वो बीच बीच में जो कुछ रह गया उस चीज को वो अपने हिसाब से भर पाए। तो गोइंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे भी परे जाना, यानी उससे भी आगे निकल जाना, दैट इज नोन एज गोइंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन। चलिए अब इसमें देखते हैं स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है? द स्पाइरल करिकुलम इज प्रेडिकेटेड ऑन cognitive theory advanced by Jerome Bruner 1960, who wrote, जिसने लिखा, we begin with the hypothesis that any subject can be taught in some intellectually honest form to any child at any stage of development. In other words, even the most complex material, if properly structured and presented, can be understood by every young children. तो ये जो स्पाइरल करिकुलम है, जो स्पाइरल पाठ्यक्रम है, तो स्पाइरल करिकुलम के अनुसार जो जोरेम ब्रूनर ने 1960 में दिया था, उसके द्वारा उत्पन्न संज्ञानात्मक जो सिद्धांत पर आधारित है,
ठीक है, मतलब ये जो स्पाइरल करिकुलम है ये किस पे आधारित है? कॉग्निटिव थियरी के ऊपर, संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर यह आधारित है। अब इसमें ब्रूनर ने लिखा कि हम इस परिकल्पना के साथ शुरू करते हैं। अगर हम मान लो ये क्या हाइपोथेसिस है हमारी, तो इसे कहते हैं परिकल्पना। वी बिगिन विद द हाइपोथेसिस। हम इस परिकल्पना के साथ शुरू करते हैं कि कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन सम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वो मतलब किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेज पर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म, बौद्धिक ईमानदारी के साथ अगर सिखाया जाए तो हम उसे सिखा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये क्या है कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी है, अगर उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड कर दो और प्रॉपर तरीके से उसे प्रेजेंट कर दो, तो वो बहुत छोटे बच्चों द्वारा भी समझा जा सकता है। मतलब अगर टीचर चाहे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत छोटे बच्चों को भी वो सिखा सकता है। ये ब्रूनर का मानना था। चलिए, की फीचर्स ऑफ द स्पाइरल करिकुलम बेस्ड ऑन ब्रूनर्स वर्क आर। जो की फीचर्स हैं इस स्पाइरल करिकुलम के, जो ब्रूनर के काम पे सिद्धांत आधारित है, उसके की फीचर्स क्या हैं? पहला है द स्टूडेंट रिविजिट्स ए टॉपिक। बच्चा किसी भी टॉपिक की रिविजिट करता है, ठीक है, दोबारा उस टॉपिक पे जरूर जाता है। थीम और सब्जेक्ट सेवरल टाइम्स थ्रू आउट देयर स्कूल करियर। देयर नहीं, हिज और हर स्कूल करियर। जो स्टूडेंट है वो रिविजिट करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी थीम के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कई बार। जब तक वो अपने स्कूल करियर में रहता है तब तक वो कई बार उन चीजों के ऊपर रिविजिट करता है। अगला कहता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक और द थीम इंक्रीजेस विद ईच रिविजिट। हर बार जब बच्चा रिविजिट करता है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है टॉपिक की या थीम की, वो हर बार बढ़ जाती है। न्यू लर्निंग हैज ए रिलेशनशिप विद ओल्ड लर्निंग एंड इज पुट इन कॉन्टेक्स्ट विद द ओल्ड इंफॉर्मेशन। जो न्यू लर्निंग है उसकी रिलेशनशिप होती है ओल्ड लर्निंग के साथ, और उसे रखा जाता है किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में? जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसके संदर्भ में न्यू लर्निंग को रखा जाता है माइंड के अंदर। द बेनिफिट्स ascribed to the spiral curriculum by its advocates are। जो स्पाइरल करिकुलम की मतलब वकालत करते हैं, जो इसको सही मानते हैं, उनके अनुसार इसके क्या फायदे हैं, वो फायदे अभी हम देखेंगे। एक मिनट। पहला, the information is reinforced and solidified each time the student revisits the subject matter। हर बार जब सब्जेक्ट मैटर पर बच्चा दोबारा जाता है तो जो इंफॉर्मेशन है उसको पुनर्बलन मिलता है और वो सॉलिडिफाइड कर दी जाती है, मतलब और सुदृढ़ कर दी जाती है जब हर बार बच्चा उसके ऊपर विजिट करता है। द स्पाइरल करिकुलम। अब पहले तो स्पाइरल करिकुलम को समझ लीजिए वैसे होता क्या। ये देखिए इस तरह से ये चलता है, ये है मतलब ये स्पाइरल करिकुलम है। ये नहीं मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से, जैसे नीचे से ऐसे 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 बढ़ता है, लाइक दैट। तो ये क्या कहते हैं कि यहां से मान लो बच्चा सीखते 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 ये गया, ऐसे गया और फिर से इसी के ऊपर आया, तो यहां आके जो है बच्चे की जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो रीइंफोर्स्ड होती है और सॉलिडिफाइड होती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उसको सुदृढ़ कर दिया जाता है जानकारी को, इंफॉर्मेशन को। द स्पाइरल करिकुलम ऑल्सो अलाउज ए लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपलिस्टिक आइडियाज टू कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। जो स्पाइरल करिकुलम है वो एक लॉजिकल जो प्रोग्रेशन है, जो तार्किक प्रोग्रेशन है, किस से किस तक, सिंपल आइडियाज से कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज तक उस चीज को अलाउ करता है, यानी सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज की तरफ बच्चा बढ़ सकता है। एंड स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई
द अर्ली नॉलेज टू लेटर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ये मतलब उद्देश्य हैं। क्या कहते हैं, जो बच्चा है वो एनकरेज किया जाता है, उसको मतलब एनकरेज किया जाता है कि भाई आप जो है अर्ली जो आपकी नॉलेज है, जो पहले वाली जो नॉलेज है, उसे बाद के कोर्सेज पे, ये जो अब मतलब बाद में जो कुछ सीखा जा रहा है उसके ऊपर वो लागू करें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर एज फॉलोज। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां पर दे रखी हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पहली, द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। लर्नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। द एनवायरमेंट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होता है, लोकतांत्रिक पर्यावरण होता है। द एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंटरेक्टिव होती हैं, यानी परस्पर संवादात्मक होती हैं, एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, और स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, यानी पूरा फोकस स्टूडेंट्स पे रहता है। द टीचर फैसिलिटेट्स ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचर जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग को आसान कर देता है, इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस। जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एनकरेज किए जाते हैं क्या करने के लिए, टू बी रेस्पॉन्सिबल, कि वो जिम्मेवार बन सकें, मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी ले सकें, एंड ऑटोनोमस, और स्वायत्त मतलब खुद से कि भाई हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, लाइक दैट। ऑटोनोमस बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरली इन ग्रुप्स एंड लर्निंग एंड नॉलेज आर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। बच्चे जो हैं वो मुख्य रूप से समूहों में काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं, और जो लर्निंग है, जो अधिगम है, और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपस में परस्पर संवादात्मक होते हैं और डायनामिक होते हैं, यानी गतिशील होते हैं। देयर इज ग्रेट फोकस एंड एम्फेसिस ऑन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। किन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, सोशल स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एज वेल एज कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन के ऊपर भी, यानी जो सहयोग होना चाहिए आपस में, कोलैबोरेट करके चलना है ना, तो जो सहयोग होना चाहिए उस पे और विचारों के आदान प्रदान के ऊपर भी फोकस किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग आर एम्फसाइज्ड। तीन चीजें एम्फसाइज्ड और की जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग। एरर्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंसाइट इनटू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन। जो गलतियां होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि स्टूडेंट जो है वो इंसाइट ले सकें, अपने मतलब अंदर तक झांक सकें, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो पूर्व ज्ञान है उसकी किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें क्या गड़बड़ हुई है, वो चीज जांचने का मौका कौन देता है, एरर्स देते हैं। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब सहयोगात्मक और एक साथ की गई, कोऑपरेशन के साथ, सहयोग के साथ जो लर्निंग है, आर फेवर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोज द लर्नर टू अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट। ताकि लर्नर को एक्सपोज किया जा सके, मतलब उस चीज से उसको रूबरू कराया जा सके, किस चीज से, टू अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, जो अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं उनसे भी उसको रूबरू कराया जा सके। इसलिए जो है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग का फेवर किया जाता है। स्कैफोल्डिंग इज facilitated to help students perform just beyond the limit of their ability। जो स्कैफोल्डिंग है, यानी जो एक तरह से स्टेज पे जाके जो कुछ करना होता है, वो चीज किस चीज को आसान कर देती है, वो चीज इस चीज में आसानी कर देती है कि स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके क्या करने में, परफॉर्म करने में। और परफॉर्म भी कैसा हो, कैसी परफॉर्मेंस, उनकी लिमिट से भी आगे जाके, मतलब जो उनकी एबिलिटी की लिमिट है, जो जितना कुछ करने में वो सक्षम है, उस लिमिट से भी आगे जाके वो कुछ
परफॉर्म कर पाए, इस चीज को आसान कर देती है स्कैफोल्डिंग। सम एक्टिविटीज एनकरेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर, कुछ एक्टिविटीज हैं ये जो यहाँ डिस्कस कर रखी हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में होनी चाहिए। तो वो क्या क्या है वो भी एक बार देखते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं क्या नहीं है। सॉरी, ये कर लिया था ना, हाँ ये यहाँ से सम एक्टिविटीज से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ये वहां दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपरली इस वजह से। हाँ जी, सम एक्टिविटीज एनकरेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर, क्या क्या एक्टिविटीज हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, पहली, स्टूडेंट्स इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर एज अ क्लास टू डिस्कस द रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि पहले तो स्टूडेंट्स एक एक इंडिविजुअली अलग अलग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए। दूसरा है रिसर्च प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स रिसर्च ए प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। हर जो स्टूडेंट है अलग अलग, मतलब इकट्ठे नहीं, अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट की रिसर्च करते हैं और फिर जो भी कुछ फाइंडिंग्स हुई उनकी, उनको क्लास के अंदर प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया। फील्ड ट्रिप्स, मतलब फील्ड में जाके घूमना। दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू पुट द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज डिस्कस्ड इन द क्लास इन ए रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। क्लास में जो भी कुछ सीखा गया है उस सीखी हुई चीज को रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करने के लिए, उन आइडियाज को जो क्लास में आइडियाज सीखे उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भ में लागू करने के लिए ये फील्ड ट्रिप कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। फील्ड ट्रिप्स would often be followed by discussions। पहले डिस्कशन किया जाता है क्लास में, उसके बाद जो है फील्ड ट्रिप थियरीज, फील्ड ट्रिप जो है वो आमतौर पे की जाती है। फिर है क्लास डिस्कशंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स। जो क्लास डिस्कशन है, क्लास के अंदर ही डिस्कस करना किसी पॉइंट के ऊपर, टीचर भी कुछ बताए, कुछ बच्चे बताएं, कुछ वो डिस्कस करें आपस में, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट चीज है, मतलब अलग है, हटके है दूसरों से। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स जो हैं उनकी ये अलग से हटके एक चीज है। रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें टीचर का क्या रोल है उसके बारे में बात की गई है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ए टीचर्स रोल इज टू प्रॉम्प्ट एंड फैसिलिटेट डिस्कशंस। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसके अंदर एक जो टीचर है, जो एक शिक्षक है, उसकी भूमिका होती है चर्चा और जो संकेत हैं उनको सुविधाजनक बनाने की, कि उन चीजों को वो आसान बना दे। Thus, the teacher's main focus should be on guiding students by asking questions that will lead them to develop their own conclusions on the subject. इसलिए टीचर का मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे, लेकिन गाइड किस तरह करे, उनसे क्वेश्चंस पूछ के गाइड करे। और ये जो प्रोसेस है, जो क्वेश्चन पूछ के गाइड करने वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करेगा, दैट विल लीड देम टू डेवलप देयर ओन कंक्लूजन्स ऑन द सब्जेक्ट। इससे बच्चे अपना खुद का कोई कंक्लूजन जो है ना, वो सब्जेक्ट के ऊपर खुद का कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो